Assalamualaikum students. Today is our first lecture for UAE Corporate Tax Registration. इस कोर्स में हम completely ये देखेंगे कि UAE का कॉर्पोरेट टैक्स कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से लॉस इम्प्लीमेंट होते हैं। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स न्यूली इम्प्लीमेंट हुआ है 2022 में और 2018 से ये स्टार्ट हुआ था वर्क और आहिस्ता आहिस्ता 2022 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी बहुत बेसिक से लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि कम्प्लेक्सिटी नहीं आई अभी। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप, तो इससे ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इस वजह से, क्योंकि ये न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है और इसमें अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग न्यूली रजिस्टर हो रहे हैं और न्यू न्यू लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड काउंटिंग फील्ड से रिलेटेड है या फिर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स वर्क कैसे करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको पोर्टल पे जाके इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हमारी कोर्स की टाइमलाइन ये होगी कि सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि कोर्स इसमें क्या क्या लॉज हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन थ्योरेटिकली है क्या। ठीक है, उसके बाद हम इस सारे को लेके जाएंगे वहाँ पे इनके पोर्टल पे और वहाँ पे जाके एक एक करके सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको डिटेल में हर चीज़ इजीली वहाँ पे समझ आ जाए। तो इस फर्स्ट कोर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक से ये टॉपिक है, हम इनको कवर करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, ओरिएंटेशन क्लास कह लें या फिर डेमो लेक्चर कह लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है कंपनी में, कंपनी की। वैसे तो ओवरऑल कंपनी अगर लॉ एक्ट किसी ने पढ़ा है तो कंपनीज की ओवरऑल एक ही डेफिनेशन चलती है, लेकिन यूएई में थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं, एक दो चीज़ें हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, तो वो हम देख लेंगे। इसके बाद रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएई में, वो देखेंगे। उसके बाद नेचुरल और जुडिशियल पर्सन देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स के फिर रूल्स कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट एंड पे अगर टाइम बचे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल 20 लेक्चर होंगे हमारे। ठीक है, और हम इसको टू द पॉइंट ही लेके चलेंगे, इसमें इधर उधर से चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूएई का कंपनी का जो एक्ट है, या कंपनीज यूएई में कैसे रजिस्टर होती हैं, उनका क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी मतलब कि कंपनीज की टाइप है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंपनीज की डेफिनेशन। अच्छा जी, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कंपनीज मीन जुडिशियल पर्सन है, जैसे कि बाकी सारे कंट्रीज में होता है, एक लीगल एंटिटी। कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी एंड इज फॉर्म्ड अंडर यूएई लॉ और फॉरेन लॉ टू कैरी आउट बिजनेस। ठीक है, कंपनीज हर वो एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, जुडिशियल पर्सन इसको कह लें, जो कंपनी यूएई के लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर हुई है या फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर हुई है। ठीक है, इसमें यूएई के जो लॉज हैं, जो अथॉरिटीज है इसको रजिस्टर करती हैं, उसमें एलएलसी है, पीजेएससी अथॉरिटी है। ठीक है, और इसमें कुछ फ्री जोन्स भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, उनकी अपनी अथॉरिटीज है। ठीक है, जिस भी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है, सारी जितनी भी हैं वो सारी कंपनीज की डेफिनेशन के अंडर ही आती हैं। ठीक है, जो भी जुडिशियल पर्सन है और वो बिजनेस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस कैरी करने के लिए किसी भी अथॉरिटी से जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। बाकी किस किस इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट लीगल पर्सन। ठीक है, सेपरेट लीगल पर्सन मतलब कंपनी जो है इसके ये अपनी सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स या शेयर होल्डर। जैसे कि एक कंपनी है, उसके सारे के सारे शेयर्स अगर मेरे पास हैं 100%, ठीक है, तो मैं उसका ओनर तो हूँ, लेकिन उसकी उसकी वो सेपरेट है मुझसे। ठीक है, सेपरेट इस तरह से है कि अब यहाँ से आपको मजीद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन प्रॉपर्टी सूड एंड बी सूड ऑन इट्स ऑन नेम। मतलब कि अगर मैंने अपना कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं अपने नाम पे खरीदूंगा, अगर कंपनी ने खरीदनी है तो वो अपने नाम से खरीदेगी। ठीक है, वो उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अपने नाम से खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और अगर मैंने करना है तो मैं खुद अपने नाम से करूंगा। इस तरह से ऑन प्रॉपर्टी, जैसे मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता हूँ, ऐसे कंपनी के पास भी अथॉरिटी है कि वो अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, इसके बाद स्यू मतलब केस कर सकती है कंपनी खुद, अगर किसी पे केस करना है तो वो कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी को कोई इशू है, कंपनी में कोई फॉल्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो उस पे जो केस है वो कंपनी पे होगा, ना कि उसके ओनर पे या शेयर होल्डर पे। ठीक है,
तो कंपनी उसपे बिल्कुल एक लीगल एंटिटी है, एक हम इसको लीगल पर्सन भी कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, कि कंपनी का अलग है, कि कंपनी का सारा कुछ ही अपने ओनर से डिफरेंट होता है, ठीक है। और इस्टेब्लिश अंडर यूएई लॉज, ठीक है। इस इसमें अब ये देखें यूएई में कौन कौन से लॉज हैं। कमर्शियल कंपनीज लॉ अलग से हैं, फ्री जोन के अलग अलग से लॉज हैं। और अंडर फॉरेन लॉज में मतलब कि कोई भी कंपनी किसी और मुल्क में रजिस्टर है और उसकी कोई ब्रांच वगैरह है तो वो भी कंपनीज के लॉ के अंडर ही आती है, उसको भी हम कंपनी ही कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में यहाँ पे यूएई में काफी सारी टाइप्स हैं। उसकी वजह ये है कि यूएई में दो तरह की कंपनीज खास तौर पे मेन है, बाकी हर जगह पे होती हैं। यहाँ पे एक तो मेन लैंड कंपनीज है, ठीक है। मेन लैंड कंपनीज यहाँ पे यूएई में वो हैं जो यूएई के अपने लॉज के अकॉर्डिंग उनकी मेन लैंड के एरियाज में आती हैं, ठीक है। मेनलैंड का एरिया यहाँ पे इसलिए इसको मेनलैंड कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे फ्री जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यूएई ने एक ये चीजें दूसरे मुल्कों से समझने डिफरेंट की हुई है कि इन्होंने काफी ज्यादा फ्री जोन्स बनाए हैं। फ्री जोन्स क्या है कि इन्होंने जैसे कि अजमान फ्री जोन है, और इनका मतलब काफी सारे इसमें तकरीबन 70 से अबव फ्री जोन हैं बड़े। उसमें ये करते हैं ये कि थोड़ा सा एरिया जैसे कि समंदर के पास कुछ एरिया है तो वो किसी कंपनी को ही समझने, किसी अथॉरिटी को दे दिया, ठीक है। उसको प्राइवेट समझने कर दिया हुआ है इन्होंने। और उनको कहा है कि ठीक है आप यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करें, अपने लॉज बनाएं, अपना सारा कुछ बनाएं, ठीक है। ये एरिया हमसे डिफरेंट है, यूएई से डिफरेंट है। और इसको फिर ये ट्रीट करते हैं एज ए फ्री जोन। उनके अपने लॉज हैं, सारा कुछ अपना है, टैक्सेशन अपनी है, उनका ऑडिट अपना है, हर चीज उनकी अपनी है, ठीक है। और वो फिर उसके अकॉर्डिंग यूएई को पे करते हैं जो भी है, ठीक है। लेकिन उसको ये है कि सारा कुछ ये खुद उसका हैंडल करते हैं। तो उनको कहते हैं फ्री जोन्स कंपनी, ठीक है। कॉर्पोरेटेड अंडर फ्री जोन अथॉरिटी रेगुलेशन। अब उस फ्री जोन में जो भी अथॉरिटी है, जैसी भी है वो, ठीक है, उसके जो भी लॉज है, हर फ्री जोन के अलग लॉज हैं, वो अलग अथॉरिटी के पास है, ठीक है। और वो अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग किसी के रूल स्ट्रिक्ट हैं, किसी के कम स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। किसी कोई बीच के पास है, कोई एयरपोर्ट के पास है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता है सारा कुछ, ठीक है। वो कोई किसी चीज के लिए मशहूर है, कोई किसी चीज के लिए मशहूर है, ठीक है। तो इस तरह से फ्री जोन है ये सारे यूएई के। और उन फ्री जोन्स के अलावा जितना भी एरिया है उसमें जो भी कंपनीज रजिस्टर होती हैं यूएई में उनको मेनलैंड कंपनीज कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखें फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज में आती है ब्रांचेस सब्सिडरी ऑपरेटिंग इन यूएई। मतलब कोई पाकिस्तान में रजिस्टर है कंपनी, यूएसए में है, यूके में रजिस्टर है कंपनी, और उसकी कोई ब्रांच है, जैसे कि आपको पता है कि केएफसी की ब्रांचेस हैं, या इस तरह से जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो है तो वो भी कंपनीज, ठीक है, उसकी ब्रांचेस हैं या सब्सिडरीज हैं जो यूएई में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो फॉरेन कंपनीज की डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा अदर लीगल एंटिटीज में लाइक पार्टनरशिप विद लीगल पर्सनैलिटी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएशन और फाउंडेशंस आ गई, ठीक है। तो ये भी टाइप ऑफ कंपनीज में ही आता है, ठीक है, अदर लीगल एंटिटीज जिसको कह लें। तो ये सारी अलग अलग हैं और इनका सबका टैक्स का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ कंपनीज की टाइप है। अब आगे हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैक्स ट्रीटमेंट अंडर कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब इनका मतलब कि इन पे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं या इन पे कैसे टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले देखें यूएई इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो यूएई में इनकॉर्पोरेट हैं। फ्री जोन्स की बात नहीं हो रही, मेन लैंड की। ट्रीटेड एज रेजिडेंट पर्सन, इनको हम ट्रीट करेंगे रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, कि ये रेजिडेंट है यूएई की। और इन पे जो भी टैक्स है वो ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम अनलेस एग्जेम, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी कंपनी यूएई में रजिस्टर है ना, उस पे उसकी यूएई की इनकम भी टैक्सेबल है। और अगर वो किसी और कंट्री में उसकी कोई ब्रांच है ऑपरेट हो रही, तो वो भी सारी की सारी उसकी इनकम को टोटल करेंगे वर्ल्ड वाइड इनकम को, और वो टैक्सेबल होगी क्योंकि वो यूएई में इनकॉर्पोरेट है। तो इसका मतलब है उसके सारे जितनी भी इनकम है उस पे सारी पे टैक्स यूएई में लगेगा, ठीक है। और अनलेस एग्जेम्प्ट, अगर कोई लॉ कह दे कि ये इसकी ये जो इनकम है ये एग्जेम्प्ट है, इस पे इसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो वो हम एंड पे डिटेल में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कौन सी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कौन सी वर्ल्ड वाइड इनकम में से हमने एग्जेम्प्ट करना है वो हम देखेंगे। इसके बाद आ गई फॉरेन कंपनीज। अच्छा जी, फॉरेन कंपनीज विद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन यूएई। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हम एंड पे डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये सारा कुछ हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे।
तो मैंने आपको बताया पहले, सबसे हम यहाँ पे थ्योरेटिकली हर चीज कवर करेंगे, एक एक डेफिनेशन। अभी तो बहुत छोटा सा ये लॉ है यूएई का सारा, थोड़ा ही टाइम लगेगा वैसे भी, अभी न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है तो थोड़े से लॉज हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन होंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनमें एक्सटेंशन आएंगी सारा कुछ। तो अभी इसको मतलब कि इतना ज्यादा टफ नहीं है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। एक एक करके हम थ्योरेटिकली पहले हर चीज डिस्कस करेंगे, फिर उसको पोर्टर पे जाके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूएई कंपनीज, फॉरेन कंपनीज विद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन यूएई ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट पर्सन टैक्स्ड ओनली ऑन यूएई सोर्स्ड इनकम, ठीक है। इसमें अब कह रहा है कोई भी फॉरेन कंपनी है उसको हम ट्रीट करेंगे नॉन रेजिडेंट पर्सन, उसको हम रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसकी जो जो उसकी इनकम है, जो यूएई सोर्स इनकम है, सिर्फ उस पे टैक्स होगा। जैसे कि केएफसी है, यूके में रजिस्टर है या यूएसए में रजिस्टर है, जहां पे भी वो रजिस्टर है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच यूएई में भी है। अब यूएई कहता है कि जो वो यूएई से कमाएगा ना, सिर्फ उस इनकम पे टैक्स होगा, ठीक है। अगर वो यूएई में रजिस्टर होती, में उसकी कंपनी ही यूएई में रजिस्टर होती, ब्रांच ना होती, ठीक है, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ना होती, वो कंपनी होती ही रजिस्टर यूएई में, तो फिर उसकी सारी यूके की जो इनकम थी, यूएसए की थी, ठीक है, पाकिस्तान की, जहां जहां पे वो ऑपरेट करिए, सारी इनकम्स पे कंप्लीट पे टैक्स यूएई में लगता है, ठीक है। लेकिन यूएई का लॉ कहता है कि जो कंपनी फॉरेन कंपनी है, वो अगर यूएई में रजिस्टर नहीं है, यूएई में इनकॉर्पोरेट नहीं है, उसको हम परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंपनी की यूएई में, तो हम उसको नॉन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे और सिर्फ यूएई की उसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्री जोन्स कंपनी मस्ट रजिस्टर बट मे enjoy 0% ऑन क्वालिफाइंग इनकम कंडीशंस आर मेट, ठीक है। अब कहता है कि मस्ट रजिस्टर, इसका मतलब है कि इनको रजिस्टर होना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स में, लेकिन बट मे इंजॉय 0% ऑन क्वालिफाइंग इनकम इफ कंडीशंस आर मेट। कहता है कि उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स में उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो फ्री जोन की कंपनी है, बट मे इंजॉय 0% ऑन क्वालिफाइंग इनकम। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने, लेकिन 0% उसकी इनकम पे टैक्स होगा क्वालिफाइंग इनकम। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इफ कंडीशंस आर मेट, और इसकी कंडीशंस भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है और क्वालिफाइंग इनकम किसको कहते हैं, और इसको रजिस्टर किस किस कंपनी को, इसमें जो मस्ट उसने रजिस्टर लिखा है कैसे कैसे, किस किस को रजिस्टर होना यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। तो ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लिया ओरिएंटेशन क्लास है, तो आप मेन मेन चीजें जो है, डेफिनेशंस हैं, इनको माइंड में थोड़ा सा रखें, ठीक है। अच्छा जी, इन शॉर्ट कंपनी आर जुडिशियल लीगल पर्सन दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स, conduct business and is subject to UAE corporate tax rules depending on whatever wherever it is incorporated and how it is operates, ठीक है। इसमें अब कह रहा है इन शॉर्ट, वो उसने यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसका सारी का हमें करके दिया है समराइज, के कंपनी, जो भी कंपनी है वो सेपरेट लीगल पर्सन है फ्रॉम इट्स ओनर्स, और वो कंडक्ट कर सकती है बिजनेस एंड इज सब्जेक्ट टू यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, और उस पर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के रूल्स उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे कि वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट है और वो कैसे ऑपरेट करिए, इसके अकॉर्डिंग उस पे रूल्स लगेंगे, ठीक है। ये तो हमने जो ऊपर पढ़ा है वही सारी बात है, समराइज की है। इन यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ कंपनी इज द ओनली टाइप ऑफ जुडिशियल पर्सन दैट आर अदर जुडिशियल पर्सन टू एंड देयर ट्रीटमेंट कैन डिफर। इसको छोड़ दें लाइन को, आप आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंपनीज की यहाँ पे उसने दी हुई है एग्जांपल्स, एलएलसी है, पीजीएससी है। ये हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका कंपनी का जो होता है, जब कंपनी रजिस्टर होती है तो आपको एक लेटर इशू होता है, ठीक है। उस लेटर पे लिखा होता है, जब भी हम किसी क्लाइंट को डिस्कस करेंगे, क्लाइंट के साथ कोई भी मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो हमें वो प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एलएलसी है, पीजीएससी है, प्राइवेट जोन स्टॉक है कंपनी है, फ्री जोन कंपनी है, ब्रांच है या फॉरेन कंपनी है, ठीक है। जो भी होगा उसके ऊपर लिखा होगा, उसकी टाइप लिखी होगी, सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन होगा, ठीक है। आपने वो क्लाइंट से लेना है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड भी करेगा। अच्छा जी, लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म अंडर कमर्शियल कंपनीज लॉ, फ्री जोन लॉ और फॉरेन लॉ, किसी भी लॉ के अंडर वो अगर रजिस्टर है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, रेजिडेंट पर्सन है इफ कॉर्पोरेटेड इन यूएई टैक्स्ड ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम, इफ फॉरेन विद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन यूएई टैक्स्ड ऑन यूएई सोर्स इनकम। ये मैंने हमने आप ऊपर पहले पढ़ ली है, ठीक है। पार्टनरशिप विद लीगल पर्सनैलिटी, ठीक है।
लीगल पर्सनैलिटी के साथ अगर पार्टनरशिप है, मतलब लीगल पर्सनैलिटी इसमें फिर वो कंपनी को ही ले रहा है। लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनरशिप है, जो भी जिस भी टाइप की पार्टनरशिप है, ट्रीटेड एज जुडिशियल पर्सन, फिर वही सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब कि इसको भी है पार्टनरशिप ही, लेकिन एज ए ट्रीट हम कंपनी ही कर रहे हैं कि ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, ठीक है। सेम एज कंपनीज टेक्स्ट एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिपेंडिंग ऑन इनकॉर्पोरेशन और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही वैसे जैसे उसको ट्रीट किया है वैसे इसको ट्रीट करेंगे। अब ये है अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, जो एक तो है उसने पार्टनरशिप थी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करवा ली यूएई में। एक ये पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप तो है लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई यूएई के अकॉर्डिंग, उसको रजिस्टर नहीं करवाया उनके लॉ के अकॉर्डिंग। इसको हम ट्रीट करेंगे जॉइंट वेंचर्स विदाउट लीगल पर्सनैलिटी, इसकी कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट जुडिशियल पर्सन, इनकम टैक्स इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। अब इसको उसने क्या कहा है, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे लीगल पर्सनैलिटी, और इसको सेपरेट भी कंसीडर नहीं करेंगे पर्सन से, जब वो जो भी उन्होंने उससे कमाया है, ठीक है, वो हर पर्सन के इंडिविजुअल पे हम उसको उसकी इंडिविजुअल की इनकम कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो मेरी मेरी उसमें से शेयर बनता था पार्टनरशिप में वो मेरे पास आ जाएगा, जो जिसके पास जिसका भी बनता था उसके पास जाएगा, और फिर उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ईच पार्टनर इज टैक्स सेपरेटली ऑन देयर शेयर ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये पार्टनरशिप जितनी भी हैं इनकॉर्पोरेटेड ही होती हैं, वहाँ पे बहुत कम है जो इनकॉर्पोरेट नहीं होती। फाउंडेशंस आ गई, एसोसिएशंस, कॉर्पोरेटिव्स, मतलब कि फैमिली फाउंडेशन आ गई, सोशल चैरिटेबल एसोसिएशन, कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। इनको भी जुडिशियल पर्सन विद स्पेशल पर्पस, इसका लीगल स्टेटस होता है। स्पेशल पर्पस मतलब कि चैरिटी के लिए है या सोशल है या किस टाइप की ये फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग होती है। मे बी एग्जाम्प्ट इफ द क्वालिफाई एज पब्लिक बेनिफिट एंटिटीज, कैबिनेट लिस्ट अदरवाइज टेक्स्ट एज लाइक कंपनीज। अब इसमें वो कह रहा है कि एग्जाम्प्ट है अगर वो क्वालिफाई करती है, जो यूएई का क्राइटेरिया है कि ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है एंटिटी, ठीक है। उनकी कैबिनेट की एक लिस्ट होती है पूरी, ठीक है, वो लिस्ट इशू करते हैं कि ये जो है इनकी इनकम, ये जो एंटिटीज हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कह लें दूसरे वर्ड्स में, तो ये सारी की सारी इनकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। आगे आ गई गवर्नमेंट एंटिटीज, फेडरल मिनिस्टर, लोकल अथॉरिटीज इस्टेब्लिश बाय लॉ, सोवरन नेचर, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, एग्जाम्प्ट अनलेस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी अंडर कमर्शियल लाइसेंस। वो कह रहा है ये एग्जाम्प्ट है अगर ये कोई बिजनेस नहीं कर रही कमर्शियल लॉ के अंडर, कोई भी इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ। यहाँ पे वैसे लाइसेंस भी लेना पड़ता है साथ में, पहले तो कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है फिर लाइसेंस लेना पड़ता है एक साथ में, ट्रेड लाइसेंस या फिर बिजनेस कमेंसमेंट, वो सारा कुछ, मतलब कि काफी टाइप के लाइसेंस होते हैं, आपने किस टाइप का बिजनेस करना है उस टाइप का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अगर वो कमर्शियल लाइसेंस उसने नहीं लिया हुआ बिजनेस करने का कोई भी, और वो बिजनेस कंडक्ट भी नहीं कर रही, तो फिर वो उसकी एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट प्लस कोलैटरल एंटिटीज, ठीक है। इसको कह रहा है स्टेट ओन कंपनीज इफ लिस्टेड इन कैबिनेट डिसीजन। इसकी एग्जांपल है स्टेट ओन कंपनीज है कुछ, इफ लिस्टेड इन कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसमें अगर इसकी लिस्ट आती है तो सेपरेट लीगल एंटिटी बट मेजोरिटी ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी लेकिन इसकी मेजोरिटी ऑफ शेयर्स कह लें, मेजोरिटी ऑफ इसकी जो होती है डायरेक्टर्स, वो मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग जिनके पास पावर होती है डायरेक्टर्स ही होते हैं मोस्टली, वो कंट्रोल करे। अगर गवर्नमेंट में भी एग्जाम सब्जेक्ट टू कैबिनेट डिसीजन, अगर कैबिनेट कह दे डिसीजन करे कि ये एग्जाम्प्ट होगी, हर साल कैबिनेट का डिसीजन आता है इसमें कि ये कंपनीज जो है वो एग्जाम्प्ट है, अगर उस लिस्ट में आ रही है तो ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर्स कैपिटल्स, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वही बात में भी मे अप्लाई फॉर एग्जाम्पशन इफ कंडीशंस आर मेट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर कंडीशंस मेट करती हैं, अब हम इस पे देखेंगे ये काफी ज्यादा रियल स्टेट का, क्योंकि आपको पता है इसमें काम यहाँ पे काफी ज्यादा है। और एक तो ये मसला है, एक सेकंड, ये मेरा थोड़ा इशू कर रहा है। अच्छा जी, may apply for exemption if conditions are met, regulated diverse investors, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, खासतौर पे रियल स्टेट पे इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब कि डेवलपमेंट की थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस जो था वो रियल स्टेट का ही था, ठीक है। और अगर कोई पर्सन अपने अपने नाम पे रियल स्टेट का बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो किसी कंपनी के साथ एज ए कंपनी रजिस्टर होकर रियल स्टेट का कर रहा है तो उसकी जो इनकम है उस पर टैक्स है, ठीक है। इस वजह से ये हुआ कि जो खैर पॉलिटिकल है वो सारा कुछ डिस्कस रहने दें करने को। एंड पे जाके हम देखेंगे, अगर डिस्कस करना पड़ा तो मैं आपको वो सारा कुछ आपको खुद ही समझ आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक काफ़ी बड़ा केस भी आया था, उसकी वजह से यहाँ पे आपको याद होगा कि यूएई में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे पता चल गया था कि किस किस की यहाँ पे, जब ये कंपनीज का एक्ट ये वाला यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का पता चल गया था कि किस किस के नाम पे यहाँ पे रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल के आए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा जी, अंडर द यूएई कॉर्पोरेट टैक्स फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47, ये इनका फेडरल डिक्री लॉ है जो कॉर्पोरेट टैक्स को डील करता है। पर्सन्स आर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एंड दिस डिटरमाइन हाउ मच ऑफ देयर इनकम इज टैक्सेबल, ठीक है। सबसे मेन चीज ये है कि पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो उस पर क्या इंप्लीमेंट होगा, उसके टैक्स के लॉ से लहदा है, मैंने आपको बताया था। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके लहदा है। सबसे मेन चीज ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन रेजिडेंट पर्सन है यूएई का या नॉन रेजिडेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम रेजिडेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। अ रेजिडेंट पर्सन इन यूएई कॉर्पोरेट टैक्स इज जुडिशियल पर्सन या कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई मेनलैंड और फ्री जोन। अगर कोई भी कंपनी मेनलैंड में या फ्री जोन में यूएई में रजिस्टर है तो उसको हम कहेंगे रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी इफेक्टिवली मैनेज एंड कंट्रोल्ड इन यूएई। पहली बात तो उसने कह दी कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ही यूएई में है, मेनलैंड में हो या फ्री जोन में, उसको हम रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। दूसरी बात उसने कही है कि फॉरेन कंपनी जो कंट्रोल या मैनेज हो रही है यूएई से, उसको भी हम रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे। अब कंट्रोल में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि कंट्रोल का क्या मीनिंग है। कंट्रोल करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो कंट्रोल को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैनेज को भी डिस्कस करते हैं। कंट्रोल का सबसे पहले तो मतलब ये है कि उसकी जो भी जो डायरेक्टर्स हैं ना, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए कितने डायरेक्टर होने चाहिए? डिसीजन मेकिंग करने के लिए 4, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं। अगर 4 डायरेक्टर एक तरफ है 3 एक तरफ है तो 4 ज्यादा है, ठीक है। और मतलब कि अगर 4 फॉरेन कंपनी के इफेक्टिवली मैनेज एंड कंट्रोल्ड इन यूएई, अगर 4 जो हैं उनमें से वो यूएई के हैं या यूएई में रेजिडेंट हैं तो उसको हम समझेंगे कि वो कंट्रोल हो रही है यूएई से। इसी तरह मैनेज का भी यही है, मतलब कि अगर 50% से बहुत शेयर होल्डर यूएई के पास है तो भी हम ये समझेंगे कि ये यूएई इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर वो 4 से अबव उसके डायरेक्टर मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसके यूएई के हैं तो भी हम वहाँ पे रेजिडेंट है तो भी हम समझेंगे कि ये यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ये दोनों बातें भी हमको बताएंगे कि ये रेजिडेंट पर्सन है, इससे हम उसको चेक करेंगे। या फिर उसका सीईओ या सीएफओ जो है वो यूएई में वहाँ पे रेजिडेंट है तो वो भी हमें यही बताएगा कि ये यहाँ से मैनेज हो रही है, यहाँ से ऑपरेट हो रही है। अगर वहाँ से ऑपरेट हो रही है तो ये हम इसको समझेंगे कि ये फॉरेन कंपनी फॉरेन है, लेकिन वहां से कंट्रोल हो रही है तो इसको हम रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। ये काफी, ये इसकी समझने काफी डीप है चीज, इसकी ये वाली चीज जो है ये काफी डीप है कि वो उसके डायरेक्टर्स का पता करना, उसके रूल्स। तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या रूल्स हैं कंप्लीट, मतलब के डिटेल में किस किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये कंपनी जो है ये इफेक्टिवली मैनेज या कंट्रोल हो रही है यूएई से। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, ये इनका जो फेडरल डिक्री लॉ है ना उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, वहां पे आप जाएं, वहां से आप डिटेल में इसको पढ़ें, ठीक है। वहां पे आपको एक एक चीज डिटेल में मिलेगी। तो इससे ये है कि अगर मेरे से कोई चीज मिस भी होती है वो भी आपको पता चल जाएगी। वैसे हमने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें कोई चीज मिस नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 है। अगर आप समझ सकते हैं खुद तो आप इजीली वहां से भी समझ सकते हैं यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा जी, नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल। अब इसमें हम देखेंगे कि नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल कंडक्टिंग अ बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी इन यूएई, फ्रीलांसर विद लाइसेंस, सोल प्रोप्राइटर ट्रेडर है कोई भी, वो इंडिविजुअल है और बिजनेस कर रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, यूएई में लाइसेंस लिया हुआ है उसने, तो वो भी रेजिडेंट पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। अब टैक्स का स्कोप, जितने भी रेजिडेंट पर्सन हैं
वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल बोथ यूएई एंड फॉरेन अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। फॉरेन डिविडेंड्स आ रहे हैं, कोई सर्टेन कैपिटल गेन्स हैं, वो अगर उनको एग्जेम्प्ट कर दे ला, ठीक है, ला बताएगा स्पेसिफिकली के ये वाली जो फॉरेन रेजिडेंट की इनकम है, फॉरेन इनकम, वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको एग्जेम्प्ट कंसीडर करेंगे, वरना उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगेगा, जो भी रेजिडेंट कंपनी है, पर्सन है, जो भी है। नेक्स्ट, नॉन रेजिडेंट पर्सन। अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज समवन नॉट रेजिडेंट इन यूएई। जो यूएई में रेजिडेंट नहीं है, जारी सी बात है, वो नॉन रेजिडेंट है। बट with taxable connection to the UAE, this includes having permanent establishment in UAE, अगर उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है यूएई में, हैविंग यूएई सोर्स इनकम रॉयल्टीज इंटरेस्ट सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएई है, having a nexus in the UAE, earning income from immovable property located in UAE। immovable property अब कौन सी होती है? कोई आपके पास प्लॉट है वहां पे, वही रियल स्टेट का बिजनेस है। आपके पास कोई फ्लैट्स हैं लोकेटेड इन यूएई, आपने रेंट आउट किए हुए हैं, ठीक है, उससे कोई इनकम अगर वो जनरेट कर रहा है यूएई से, ठीक है, टैक्स स्कोप क्या होगा? ओनली यूएई सोर्स इनकम और इनकम कनेक्टेड टू यूएई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज टैक्सेबल, नो टैक्सेशन ऑन फॉरेन इनकम। अब वो इसमें कह रहा है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी टैक्सेबल है, यूएई सोर्स इनकम है, रॉयल्टीज आ गई, इंटरेस्ट कोई वहां पे यूएई के बैंक में पैसा पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, और इसके अलावा कोई यूएई में वो सर्विसेज दे रहा है, इंजीनियरिंग की, अपनी अकाउंटिंग की, किसी भी टाइप की सर्विसेज दे रहा है, तो वहां से जो भी आपको इनकम आएगी, चाहे आप फॉरेन कंपनी है, वो आपकी टैक्सेबल है। अब बात फिर वही है कि इंडिविजुअल की टैक्सेबल नहीं है, कंपनी की टैक्सेबल है। अच्छा जी, इसके बाद है हैविंग अ नेक्सस इन द यूएई। नेक्सस को भी हम एंड पे आएगा, ये इसको भी ये एक बड़ा टॉपिक है, एंड पे आएगा तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल उसने दी है, अर्निंग इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अगर कोई भी वो इनकम कमा रहा है यूएई से, तो वो भी, ये सारी की सारी यूएई के जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसका, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो यूएई से उसने कमाया है वो उस पे टैक्स लग जाएगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने सबसे पहले बताया है नॉन रेजिडेंट कौन है, जो रेजिडेंट नहीं है। उस पे उसके बाद उसने बताया है कि इसमें आते कौन कौन है नॉन रेजिडेंट में, ये सारे हैं नॉन रेजिडेंट ही, लेकिन इनकी जो ये जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी इनकी इनकम है, वो टैक्सेबल होगी। अच्छा जी, सिंपल डिफरेंस, रेजिडेंट पर्सन टैक्स्ड ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम विद सम एग्जम्पशंस, नॉन रेजिडेंट पर्सन टैक्स्ड ओनली ऑन यूएई सोर्स इनकम। सिंपल सी बात है। ये भी उसी की हो, थोड़ा सा समझ लें कि ग्राफिक फॉर्म में उसको ड्रा किया हुआ है। अच्छा जी, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम एंड कर देंगे। इसमें पूछ रहा है वो, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स सीटी इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन प्रॉफिट्स नेट इनकम ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट पे इंप्लीमेंट होता है ऑलवेज, आपको पता है जो भी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे ही टैक्स होता है। इसके अलावा वो कह रहा है इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड बिजनेस टैक्स और कंपनी इनकम टैक्स, इसको कंपनी इनकम टैक्स या बिजनेस टैक्स भी कह देते हैं। Instead of taxing sales or salaries, corporate tax focus on benefits of on the profits of business and after expenses, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग सेल्स पे अगर हम टैक्स लगाएं, सैलरीज पे लगाएं एम्प्लॉयज की, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि बिजनेस पे टैक्स लगाएं, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की जो परसेंटेज है वो 9% है, और वैट की जो परसेंटेज है वो 5% है, ये भी आपको मिल जाएगी, एंड पे हम देख लेंगे वो भी। अच्छा जी, key points in UAE context. Introduce under Federal Decree Law number 47 of 2022, effective from 1 June 2023, ठीक है। If company's financial year runs from 1 January to 1 December, इस first corporate tax period will be 1 जनवरी से लेके 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि कंपनी के डिफरेंट होते हैं, किसी का चलता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, किसी का चलता है 1 सितंबर से लेके 30 अगस्त तक, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, हाँ, 30 अगस्त तक, तो ये डिफरेंट होता है सबका। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट जो कॉर्पोरेट टैक्स का पीरियड होगा वो 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 को होगा। मतलब जो फर्स्ट टाइम उसने
यहाँ पे टैक्सेशन, टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो टैक्स उसने जमा करवाना है वो इस पीरियड का टैक्स उसने जमा करवाना है। इफ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर रन फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, इट्स फर्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड विल बी 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। अब इसका तो उन्होंने 1 जनवरी 2024 से किया है, लेकिन अगर आपका कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 1 जुलाई से शुरू हो रहा है तो उन्होंने 1 जुलाई 2023 से ही उसका फाइनेंशियल ईयर, उसका कॉर्पोरेट टैक्स शुरू कर दिया है। और 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक उसने जो भी इनकम अर्न की है, उसने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसका जो भी प्रॉफिट बनता है उस पे टैक्स होगा 9%। ठीक है। अच्छा जी, रेट्स 0% ऑन प्रॉफिट अप टू AED, जो उसकी करेंसी है। अगर उसका कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,75,000 तक बन रहा है तो उस पर 0% टैक्स है। ये समझ लें एक स्लैब रेट है, जैसे पाकिस्तान में मिनिमम 6 लाख पे टैक्स है, या कंपनी के केस में 4 लाख पे टैक्स शुरू होता है, उससे नीचे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। इसी तरह अगर आपकी इनकम, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 3,75,000 बन रहा है दिरहम में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर इससे अबव जा रहा है तो उस पर 9% प्रॉफिट अबव 3,75,000। डिफरेंट रेट 15% में अप्लाई ऑन लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप्स अंडर OECD रूल्स अप्लाइज टू। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है कि 15% कुछ कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है। समझ लें एक एक रूल है, वर्ल्ड वाइड रूल है कि कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए अपना जो बिजनेस है उसका मेन हेड ऑफिस समझ ले मूव कर लेती है उन कंट्रीज में जहाँ पे टैक्स कम होता है। तो उसके लिए उन कंपनीज पे जो इस मकसद के लिए करती हैं उन पे फिर अलग से एक रेट अप्लाई होता है। वर्ल्ड वाइड रूल है कि उस पे जो उस कंट्रीज का मिनिमम टैक्स है वो 15% उस पे अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही उसने बताया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे मल्टीनेशनल ग्रुप्स कौन से होते हैं और उन पे 15% जो लगना है वो कैसे लगना है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये फिलहाल हमारे समझने इतना रेलिवेंट नहीं है मल्टीनेशनल ग्रुप। उन पे 15% है, बाकी सारा आपको मैंने बता दिया है कि 9% प्रॉफिट पे टैक्स होगा। जो प्रॉफिट उसका 3,75,000 से अबव है, अगर 5,000 है, मतलब 3,80,000 है उसका प्रॉफिट, तो उस पे 5,000 ओनली जो है वो टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, अप्लाइज टू कंपनी मेनलैंड एंड फ्री जोन विद सम एग्जम्पशंस। फ्री जोन्स को कुछ एग्जम्पशंस है। और इंडिविजुअल्स ओनली इफ दे कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी नॉट ऑन सैलरी ऑफ पर्सनल इनकम। जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी पर्सनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस पर सिर्फ टैक्स है। और कंपनीज के मेनलैंड है या फ्री जोन है, उन दोनों, वो दोनों टैक्सेबल हैं। फ्री जोन्स को कुछ एग्जम्पशंस हैं या मेनलैंड को कुछ एग्जम्पशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये उसने एग्जांपल दिया, इफ कंपनी मेक्स, उसने यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट बनाया है, फर्स्ट 3,75,000 टैक्स एज 0%, विच इज इक्वल टू, आ गया उसने AED 0। ठीक है। और रिमेनिंग 1,25,000 जो है उसको हम 9% के साथ उस पर टैक्स लगाएंगे, और वो उसका टैक्स की अमाउंट जो है 9% के साथ ये बनेगी। ठीक है। उसका कॉर्पोरेट टैक्स आ गया AED 11,250। ठीक है। इन शॉर्ट कॉर्पोरेट टैक्स इज अ गवर्नमेंट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉट ऑन पर्सनल इनकम और सैलरी। सैलरी पे या पर्सनल इनकम पे टैक्स उनका कलेक्ट करना उनका मकसद नहीं है गवर्नमेंट का। उनका सिर्फ इरादा ये है कि बिजनेस से जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, क्लास भी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो एक एक करके हम हर चीज़ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उसको डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे वहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन को कैसे कैसे सिलेक्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे, और कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की भी, फिर एंड पे वैट की भी देखेंगे। और वैट का परसेंटेज क्या है, किस किस पे अप्लाई होगा, वो भी देखेंगे। और उसके रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस भी देखेंगे। सारा कुछ हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी हेल्प कर चाहिए हो आपको तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम। समझ लें ग्रुप हमारे में, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कहीं पे भी कोर्स करने के बाद भी अगर आपको कहीं पे मसला आ रहा हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से यूट्यूब से भी मिल जाएगा, थंबनेल में भी है। और इसके अलावा वैसे भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ग्रुप्स में भी आपको नंबर वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। और ये जितने भी मैंने बनाए हुए हैं इसके क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं समझ लें, या इसके ये जो शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाए हुए हैं PDF, ये भी आपको मिल जाएंगे।
तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। दूसरे फ्रीलांसर्स की तरह मतलब कि जिनमें इतने ज़्यादा लोग आ गए हुए हैं और वो स्किल्स भी ऐसी हैं कि हर बंदा सीख के वो हर बंदा ही उसमें इन हुआ है, हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वेब डेवलपमेंट कर रहा है। तो उसकी बजाय अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग फील्ड से है, तो आपको जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा इसमें होंगी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं और लोग भी बहुत कम हैं जिन्होंने ये लॉ वगैरह पढ़े हैं अभी। न्यूली इम्प्लीमेंट हुआ है यूई के लोग, वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे वो पढ़ने वाला काम कम ही करते हैं, मेहनत वाला काम कोई भी कम ही करते हैं, ठीक है? उनके पास वैसे ही प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे इनकम आ रही है उनको, ये काम वो कम ही करते हैं। तो आपको इजी रहेगा अगर आप इसमें इन होना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है अभी, ठीक है? थोड़ा तो सा पुराना होगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, फिर आपको पता है ऊपर लोग बैठ जाते हैं, फिर नीचे तक वो आने ही नहीं देते, रेफरेंस से फिर सारा काम चलने लग जाता है। तो इसलिए यही है कि अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं भी होगा ना तो चलेगा, लेकिन बाद में फिर वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो अगर आप इन होना चाहते हैं तो अभी काफ़ी अच्छा टाइम है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।